तो जियोग्राफी में आज हम लोग पढ़ेंगे जैसे पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, सब किसे कहते हैं सब थोड़ा समझेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से जैसे देखेगा यानी कि जैसे आपका देखें इस टाइप से ऐसे नदियाँ गई होती हैं ऐसे, ठीक ना। तो यहाँ पे जैसे ये सिंधु नदी हो गई, कौन सी नदी? सिंधु नदी। ये हो गया सतलज नदी, सतलज नदी, सिंधु सतलज, काली नदी, तीस्ता नदी, फिर लास्ट में आता है आपका दिबांग नदी। कौन सा नदी? दिबांग नदी, ठीक। देखिए सिंधु नदी और सतलज नदी के जो ये बीच का क्षेत्र है, ये जो बीच का क्षेत्र है वो कहलाता है जो है पंजाब हिमालय। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र कौन सा हिमालय कहलाता है? पंजाब हिमालय। इस एरिया को कहेंगे पंजाब हिमालय। ये नाम दिया गया है, वाकई में हिमालय थोड़ी होता है, ये नाम एक प्रकार के पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक। फिर देखिए सतलज और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र, इसके बीच का ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं कुमायूं हिमालय। हाँ, कुमायूं हिमालय, इस क्षेत्र को, मतलब सतलज नदी और काली नदी के बीच के क्षेत्र को हम लोग कहते हैं कुमायूं हिमालय, ठीक। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र को कहते हैं नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय? पहले फाउंडेशन के लिए लाओ, यूपीएससी के लिए। हाँ तो यूपीएससी के मिले तो यूपीएससी का कराएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। और कल बात हो रहा था एक दो बच्चों से, और तो वो लोग कहे थे लकी की प्रियांशु वगैरह कहे थे सर मतलब उनका रिजल्ट आ जाएगा, तो कहे थे आने के लिए यहाँ पे, समझ रहे हो। अब फ़ोन करते हैं ना, सब फ़ोन उठा देते हैं, उसमें दिक्कतें नहीं रहता। देखिए तीस्ता नदी और दिबांग नदी के बीच के क्षेत्र पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, फिर उसके बाद अगला आता है असम हिमालय। असम हिमालय, देखिए तीस्ता नदी और दिबांग नदी के बीच के क्षेत्र को कहते हैं, इस क्षेत्र को असम हिमालय के नाम से जानते हैं, ये वाला क्षेत्र। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यानी कि आज से ऐसे क्वेश्चन होगा, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को, फिर काली और तीस्ता के बीच के क्षेत्र को नेपाल हिमालय, फिर तीस्ता और दिबांग के बीच का असम हिमालय, ठीक। अब बात करते हैं हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था। हालांकि हमने उसको बता दिया है, ठीक। थोड़ा सा और उसके बारे में दो तीन फैक्ट समझ लेते हैं। देखिए जो हिमालय पर्वत है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, देखिए यहाँ पे हम फिगर बना के आपको थोड़ा समझा देते हैं। हिमालय पर्वत का निर्माण मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा इसके बारे में एक दो क्वेश्चन आपको बता दे जो कभी कभी आ जाता है पेपर में। जैसे देखिए इस टाइप से था आपका अंगारा लैंड, और बीच में था आपका ऐसे ऐसे टेथिस सागर। ये क्या है? टेथिस सागर है। कौन सा सागर? टेथिस सागर, ठीक। नीचे था आपका गोंडवाना लैंड। कौन सा लैंड? गोंडवाना लैंड, ठीक। अंगारा लैंड और यही गोंडवाना लैंड क्या किए? टेथिस सागर को ढकेलता गया। एक समय आया ये पानी जो है इसके ऊपर चढ़ करके एक ये दोनों सट करके एक हिमालय पर्वत का क्या कर दिए? निर्माण कर दिए। यानी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के आपस में टकराने से, ठीक, हिमालय पर्वत का क्या हुआ? निर्माण हुआ, ठीक। और आपको बता दें जैसे कहा जाता है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो हिमालय पर्वत वलित या मोड़दार पर्वत है। कैसा पर्वत है? लिख देते हैं, देखिए वलित या मोड़दार पर्वत है। मोड़दार पर्वत, हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है? वलित या मोड़दार। ये क्या है? मोड़दार पर्वत है। आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि हिमालय पर्वत किन दो भूभाग के टकराने से बना है, तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के टकराने से क्या बना? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत किस भूसन्नति से बना है? किस भूसन्नति से? तो टेथिस सागर से। किससे? हाँ, जब भूसन्नति पूछे कि हिमालय पर्वत किस
भूसन्नति से बना है, से बना, तो आपका तब क्वेश्चन आता है टेथिस सागर, किससे? टेथिस सागर। टेथिस सागर की भूसन्नति से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, यानी हिमालय पर्वत की भूसन्नति से बना है टेथिस सागर। क्लियर? किस दो भूभाग के आपस में टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ? तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। क्लियर हो गया? तो यहां तक आपका फैक्ट क्लियर। ठीक, अब हम लोग देखते हैं उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, ये सब क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ जी, जब हम कह दिए जान लो खत्म है। हाँ, 1 तारीख से स्टार्ट होगा, 1 तारीख से लगभग इकोनॉमिक से स्टार्ट होगा आपका। बता नहीं रहे कि जिस सिचुएशन चल रहा है खत्म हो जाएगा। अब इसमें बहुत ऐसे नहीं टॉपिक है जो बहुत बड़े हैं। अब देखिए, जैसे उत्तर का विशाल मैदान, कौन सा मैदान? उत्तर का विशाल मैदान कहने का मतलब है पूरा, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान, बंगाल, हरियाणा, ये सब क्षेत्र आ जाते हैं उत्तर के विशाल मैदान में। इसका जो ये पूरा मैदानी क्षेत्र, विशाल मैदान, देखो मैदान लिखा गया है, इसका जो लगभग क्षेत्रफल है ये 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर का है, इसका एरिया लगभग। उत्तर के विशाल मैदान का जो एरिया है, बता रहे हैं, उत्तर के विशाल मैदान का जो एरिया है लगभग 7 लाख किलोमीटर के स्क्वायर में ये लगभग आता है। इसमें जैसे आपका देखा जाए तो एग्जाम्पल में यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ठीक ना, बंगाल, राजस्थान, समझ गए कि नहीं? ये सब आपका आता है, कोई दिक्कत? मतलब ये सब स्टेट आपके आते हैं, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, बंगाल, राजस्थान, ये सब आपके स्टेट किस में आते हैं? विशाल मैदान में ही आते हैं। ये सब समतल मैदान है। कैसा मैदान? समतल। अच्छा, जैसे उत्तर का विशाल मैदान होता है, इसकी 3-4 ठो बहुत अच्छी, मतलब एक वो कहा जाता है, जैसे एक समतल मैदान जब होता है तो समतल मैदान में पहली चीज तो ये है कि समतल मैदान में जनसंख्या अधिक होता है। रीजन भी है जनसंख्या अधिक होने का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे समतल मैदान में नदियाँ भी आपको ज़्यादा मिलेंगी, समतल मैदान में आपको नदी भी ज़्यादा मिलेंगी। ठीक, नदी के साथ साथ जहाँ नदियाँ अधिक है वहाँ पे क्या है, खेती-बाड़ी, खेती का काम अच्छे से हो जाता है। जहाँ कृषि अच्छा है, जहाँ अन्न उत्पादन अच्छे से हो रहा है, जनसंख्या वहीं ज़्यादा होगा। तो समतल मैदान में जनसंख्या क्या होता है? ज़्यादा होता है। अपने यूपी बिहार में जितनी जनसंख्या, उत्तर प्रदेश में जितनी जनसंख्या है उतने में एक कंट्री बच जाए, समझ रहे हो ना? यूपी बिहार में जितनी जनसंख्या, एक कंट्री बच जाएंगे, जान लो। तो समतल मैदान में क्या होता है, जनसंख्या ज़्यादा। यूपी में, पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या यूपी में है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल आपके राजस्थान का है, समझ गए कि नहीं? स्टेट की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपका उत्तरी इलाका है, इसमें जो समतली मैदान में आते हैं, उत्तर का विशाल में से मैदान में, उत्तर का विशाल मैदान, ये सब देखिए, ये सब आपका मैदानी इलाका है। ये सब जितने स्टेट लिखे गए हैं, सब कौन से स्टेट है? मैदानी क्षेत्र, समतल जमीन वाले क्षेत्र हैं, ठीक ना, जानते रहेगा। तो कहने का ये मतलब है कि जो है, जो समतली जमीन वाले क्षेत्र होते हैं आपके, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा, अन्न अच्छे से उग रहा है तो जनसंख्या ज़्यादा होगा, वहाँ पे नदियाँ भी ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएंगी, समझ गए कि नहीं? तो ये सब जो है ठीक ठाक रहता है, तो वहाँ पे जनसंख्या का ग्रोथिंग अधिक होता है और जमीन से देखने को मिलता है, समझ गए कि नहीं? उसके बाद देखिए, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है उत्तर का जो ये विशाल मैदान है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, जैसे जो मैदानी भाग होता है, मैदानी एरिया, जो आपका मैदानी एरिया होता है, मैदानी क्षेत्र कई भागों में बटा होता है। मैदानी क्षेत्र क्या होते हैं? कई भागों में बटे होते हैं। देखिए, मैदानी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र का मैंने बताया, मैदानी क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? समतल जमीन जहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो। जनसंख्या अधिक है तो इसका मतलब वहाँ पे नदी अधिक है, खेती अच्छी होती है, ठीक ना, तो तभी जनसंख्या अधिक है। देखिए, मैदानी क्षेत्र कई भागों में बटे होते हैं। अब हम वो भाग लिखाते हैं मैदानी क्षेत्र का। मैदानी, उत्तर का विशाल मैदान, मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र कई भागों में बटे होते हैं, कई भागों में बटा है। अब देखिए कौन कौन से भाग में बटा है। जैसे पहला भाग आता है आपका खादर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? खादर क्षेत्र, क्लियर। दूसरा आता है आपका तराई क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र?
जो खादर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, ठीक। तीसरे नंबर पे आपका आता है, इसमें क्या दे तीसरे नंबर पे, जैसे आपका खादर, तराई, उसके बाद इसमें है आपका एक आता है बांगर क्षेत्र आता है, और उसके बाद एक आपका आता है भावर क्षेत्र, ठीक। भावर क्षेत्र, भावर क्षेत्र, और फिर आता है बांगर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? बांगर क्षेत्र। समझ गए? अब देखिए ये सब है क्या। देखिए जो खादर क्षेत्र होता है इसमें दिया है खादर क्षेत्र। ये क्या होता है खादर क्षेत्र? खादर क्षेत्र में हमेशा बाढ़ का पानी लगा रहता है। खादर क्षेत्र में हर वर्ष इसमें क्या लगा रहता है? बाढ़ का पानी। हाँ, खादर क्षेत्र, जहां भी खादर क्षेत्र यहाँ बाढ़ का पानी लगा रहता है। उसके बाद तराई क्षेत्र क्या होता है? तराई क्षेत्र में ये ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ की जमीन हमेशा तरी जाती है। तरी में तो हमेशा वहाँ हमेशा पानी लगा रहता है। यहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी लगता है। यहाँ पे ईयर वाइज लगता है, ईयर वाइज। यहाँ पे प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी लगता है, ठीक, हर वर्ष। यहाँ पे क्या होता है? तराई क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जहाँ पे हमेशा पानी लगा रहता है। हमेशा क्या लगा रहता है? हमेशा पानी यहाँ पे लगा रहता है, हमेशा पानी से डूबा रहेगा, हमेशा ये पानी डूबा। ये ऐसा क्षेत्र जो पानी हमेशा डूबा रहता है। भावर क्षेत्र क्या है? भावर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, ये ऐसा क्षेत्र जहाँ जो पथरीला क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? पथरीला। भावर क्षेत्र आपका कैसा क्षेत्र है? पथरीला क्षेत्र है। पथरीला क्षेत्र का मतलब ये हमेशा कंकड़ पत्थर से क्या रहता है? ढका रहता है। यहाँ कंकड़ पत्थर ज्यादा पाया जाएगा, मतलब नदियाँ यहाँ पे दिखेंगे नहीं, यहाँ पे नदियाँ दिखेंगे नहीं, यहाँ पे कंकड़ पत्थर ज्यादा। ये पथरीला क्षेत्र में आता है। उसके बाद एक आता है बांगर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? बांगर क्षेत्र आता है। तो हाँ, यहाँ पे बांगर क्षेत्र में जो है दिया है, यहाँ पर बाढ़ का पानी कभी कभी आता है। यहाँ मतलब बाढ़ कभी कभी आता है। यहाँ पर बाढ़, ये जो बाढ़ है वो कभी कभी आता है, कभी कभी आता है। ये बांगर क्षेत्र का, बांगर क्षेत्र में आता है, ठीक। तो मैदानी क्षेत्र कई भागों में बटा, मेनली चार: खादर, तराई, भावर और बांगर, ठीक। उसके बाद जो है अब आता है आपका जो है जैसे डेल्टा। मैंने आपको डेल्टा के बारे में बताया है, ठीक। डेल्टा का मतलब है कि नदियों के मुहाने पर जो अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं, बड़े बड़े टीले जैसे बन जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। जैसे सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा भारत का माना जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं जैविक खेती, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, मतलब ऑर्गेनिक आपका एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। हाँ हाँ, रुक जाओ, बस थोड़ा तेज चला जाएगा तो जल्दी खत्म होगा। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जैविक खेती। जैविक खेती देखिए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर देखिए, जैविक खेती का मतलब ये होता है यानी नेचुरल फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का मतलब नेचुरल फर्टिलाइजर, ठीक। नेचुरल फर्टिलाइजर में क्या है? जैसे आपका सिक्किम पहला ऐसा स्टेट है जो पूरी तरीके से नेचुरल तरीके से वो खेती करता है। नेचुरल फर्टिलाइजर मतलब ये सब नहीं, जैसे गाय के गोबर ओबर ना, ये सब नेचुरल फर्टिलाइजर का यूज होते हैं। समझ गए कि नहीं? तो सिक्किम एक ऐसा पहला स्टेट है जो पूरी तरीके से नेचुरल तरीके से खेती करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है मिजोरम। मिजोरम सेकंड नंबर का ऐसा पहला स्टेट है जो पूरी तरीके से क्या है? जैविक तरीके से खेती करता है, मतलब नेचुरल फर्टिलाइजर से खेती करता है। समझ गए कि नहीं? ये है आपका, ठीक। तो उसके बाद देखिए एक चीज जानते रहिए कि ऐसा जमीन जो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फर्टिलाइजर का यूज करके खेती करता है, मतलब ऐसा जमीन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फर्टिलाइजर यानी कि प्राकृतिक एक प्रकार का उर्वरक का यूज उस खेत में ज़्यादा होता है, तो उस खेत की मिट्टी को रेह या कल्लर कहते हैं। ध्यान देना, ये क्वेश्चन कई बार आया पेपर में। रेह या कल्लर किसे कहते हैं? ठीक, मतलब ऐसा जमीन जिसमें खेती नेचुरल फर्टिलाइजर से किया जाता है, उस खेत की मिट्टी को हम रेह या कल्लर कहेंगे। रेह या कल्लर, समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, इसमें एक दो क्वेश्चन है उसको लिखा देते हैं। देखिए, पंजाब और हरियाणा में मैदान निर्माण का योगदान कौन सी नदी करता है? ध्यान से समझिएगा। देखिए, पंजाब और हरियाणा
और हरियाणा में मैदान निर्माण का योगदान, मैदान निर्माण का योगदान कौन करता है? तो आपकी सिंधु नदी करती। कौन सी नदी? सिंधु नदी करती। देखिए पंजाब और हरियाणा में मैदान, पंजाब और हरियाणा में जो मैदान का निर्माण करता है वो कौन सी नदी करती है? सिंधु नदी करती है। समझ गए? उसके बाद सेकंड नंबर पे एक क्वेश्चन आता है यूपी बिहार, यूपी और बिहार। हाँ, यूपी और बिहार में मैदान निर्माण का योगदान कौन सी नदी करती है? तो गंगा नदी द्वारा। कौन सी नदी? गंगा नदी। ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, यूपी और बिहार में मैदान निर्माण का योगदान कौन सी नदी करती है? तो गंगा नदी, पंजाब हरियाणा में सिंधु नदी। उसके बाद फिर अगला है असम और बंगाल में, असम और बंगाल में मैदान का निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक। उसके बाद देखिए अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसे इस टाइप से है, कुछ इस टाइप से, जैसे नवीन जलोढ़ को हम कौन सी मिट्टी कहते हैं? नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ को हम किस मिट्टी के नाम से जानते हैं? खादर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? खादर मिट्टी कहते हैं। नवीन जलोढ़ को कौन सी मिट्टी कहते हैं? खादर मिट्टी। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें दिया है पुरानी जलोढ़ को कौन सी मिट्टी कहते हैं? ये नवीन जलोढ़ है। तो अगर हम देखें पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़ को हम किस मिट्टी के नाम से जानते हैं? तो बांगर मिट्टी के नाम से। किस नाम से? बांगर मिट्टी कहते हैं। नवीन जलोढ़ को कौन सी मिट्टी कहते हैं? खादर मिट्टी। पुरानी जलोढ़ को किस मिट्टी के नाम से जानते हैं? बागर मिट्टी। अब इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? देखिए दो नदियों के बीच का क्षेत्र, बीच का क्षेत्र। देखिए ध्यान देना, दो नदियों के बीच के क्षेत्र, जैसे दो नदी है तो दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम लोग दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? कहीं के पढ़े होगे दोआब, दोआब। दो नदियों के बीच के क्षेत्र, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। समझ गए? उसके बाद देखिए पांच नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? पांच नदियों के बीच का क्षेत्र, पांच नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? पंजाब कहलाता है। क्या कहलाता है? पंजाब पांच नदियों से मिलकर के बना है। पांच नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? पंजाब। यानी कि पंजाब जो बना है वो पांच नदियों से मिलकर के बना है, पंजाब। समझ के? पांच नदी से मिलकर बना है। ठीक ना? उसके बाद देखिए सिंधु और झेलम के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? सिंधु सागर दोआब। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, यहीं लिख देते हैं। हाँ, सिंधु और झेलम के बीच का क्षेत्र, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का क्षेत्र, के बीच का क्षेत्र सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब कहलाता है। सिंधु सागर दोआब कहलाता है। यानी कहने का ये मतलब है इसका, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का क्षेत्र सिंधु सागर दोआब कहलाता है। पांच नदियों से मिल करके क्या बना है? पंजाब बना है। दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। उसके बाद पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी। ठीक। पंजाब और हिमालय में मैदान का निर्माण सिंधु नदी करता है। यूपी बिहार में गंगा नदी करती है। असम और बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी करती है। ठीक। यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर। यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, एक कंसेप्ट और बचा है, वही कंप्लीट करा दें। आज ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाए। अब इसके आगे देखिएगा नेक्स्ट, ये दोआब याद किया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोआब हर जगह आता है। अभी देखना दोआब से कई क्वेश्चन होंगे। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोआब। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें अब इस टाइप से आपका कुछ क्वेश्चन हैं दोआब से रिलेटेड। तो
क्वेश्चन आप देख लीजिए। पहला है, देखिए सिंधु और झेलम, सिंधु नदी प्लस झेलम नदी, झेलम नदी। देखिए इसमें सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? सिंधु सागर दोआब। क्या कहते हैं? सिंधु सागर, अभी अभी लिखे भी थे इसको, दोआब। ठीक, अगला नेक्स्ट, चिनाब और झेलम, ये सब क्वेश्चन आता है पेपर में, ध्यान देना। चिनाब नदी और प्लस का मतलब और झेलम नदी, झेलम नदी के बीच का, चिनाब नदी और झेलम नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका चाज, चाज दोआब कहलाता है। क्या कहलाता है? चाज दोआब। देखिए लिखा गया चाज दोआब। तीसरा, तीसरा है रावी और चिनाब, रावी प्लस चिनाब। रावी और चिनाब नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? रचना दोआब। कौन सा दोआब? रचना दोआब। चौथा पॉइंट, चौथा है ब्यास और रावी, ब्यास और रावी नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? बारी दोआब। कौन सा दोआब? बारी दोआब, बारी दोआब। उसके बाद लास्ट है, पांचवा है ब्यास और सतलज, ब्यास और सतलज के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? बिस्त दोआब। कौन सा दोआब? बिस्त दोआब। देखिए एक बार, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच के क्षेत्र को सिंधु सागर दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। ठीक, चिनाब नदी और झेलम नदी के बीच के क्षेत्र को चाच दोआब। ठीक, रावी और चिनाब के बीच का रचना दोआब। देखो र से रावी, र से रचना, दिमाग सेट कर लीजिए। ब्यास और रावी के बीच का बारी दोआब। ठीक, देखो यहाँ भी बा है तो ऐसे सेट कीजिए, यहाँ भी बा है। ब्यास और सतलज के बीच का बिस्त दोआब। क्लियर? अब इसको एक बार दो बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक ना? तो आज के लिए बच्चों इसमें इतना ही, इसके आगे का वीडियो आपका नेक्स्ट डे बनेगा। धन्यवाद।